गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में हम सब कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में पाठ 18 संघर्ष के कारण तुनुक मिजाज हो गया धनराज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिनका सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है ये, ठीक है, जो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। ये जो पूरा पाठ है बच्चों, ये कहानी, निबंध या नाटक या जीवनी नहीं है, ये साक्षात्कार है। साक्षात्कार इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू, ठीक है। तो ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं। जब 35 वर्ष के ये हो गए थे तो इनका एक इंटरव्यू लिया गया था, और कौन लिया था? विनीता पांडे ने लिया था, ठीक है। तो उस साक्षात्कार में जो बातचीत होती है, साक्षात्कार में, इंटरव्यू में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है और सामने वाला क्या करता है, उसका जवाब देता है। तो इंटरव्यू में जब जो इनसे प्रश्न पूछे गए थे, इन्होंने क्या किया था, उनका जवाब दिया था। तो उसका कुछ अंश है ये, तो जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, और इसी के पढ़ने से इनके बारे में हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे थे और कौन थे, ठीक है। तो क्या लिखा है सबसे पहले कि विनीता पूछती हैं, विनीता साक्षात्कार लेने वाली, वो पूछती हैं कि खिलाड़ी, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य था। इस सफ़र में के बारे में कुछ बताइए। दरअसल इनका जो स्वभाव था ना, तुनुक मिजाज, पाठ के पढ़ने से हमें लग रहा है कि संघर्ष के कारण तुनुक मिजाज हो गया धनराज। तुनुक मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, पिनक जाना, किसी छोटे बात पे बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आ जाता है, छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आ जाता है, उसको कहते हैं कि पिनका हुआ या तुनुक मिजाज है। तो ऐसे ही बच्चों इनका स्वभाव था, और किस कारण था? संघर्ष के कारण। ये बहुत अपनी जीवन में इन्होंने बहुत अपना संघर्ष झेला था। वैसे सभी जो हमारे सामने प्रसिद्ध महात्मा आते हैं, प्रसिद्ध पुरुष आते हैं, उन्होंने हमेशा अपने जीवन में संघर्ष झेला होता है। तो ऐसे ही हमारे एक धनराज इनका नाम है, इनका भी स्वभाव ऐसा है। तो वही इंटरव्यू लेने वाली साक्षात्कार जो विनीता है पूछती हैं कि खिलाड़ी ना, पुणे जो जगह है, पुणे की तंग गलियों, सकरी सकरी गलियां हैं पुणे की, वहाँ से लेकर मुंबई की हीरा नंदी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। वो पूछती हैं कि आपका सफ़र कैसा रहा, उस सफ़र के बारे में आप बताइए। तो क्या बोलते हैं ये? अब धनराज बोलते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे, मेरे दोनों भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ। इनका अपना शौक़ नहीं था, लेकिन अपने भाइयों को देख के इनका भी शौक़ जाग जाता है, और वही बोलते हैं कि अपने भाई का देख के मुझे शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। हॉकी स्टिक ना, हॉकी जिसे खेलते हैं, उसको खरीदने की भी इनकी हैसियत नहीं होती है, क्योंकि ये गरीब थे। इसीलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे। जब इनके साथी यानी इनके जो दोस्त होते थे वो खेल चुके होते थे, तब ये क्या करते थे, उनसे उधार मांगते थे और अपना काम चलाते थे, यानी खेलते थे, अपने शौक़ को पूरा करते थे, ठीक है। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी ना। जब कोई चीज़ हमारा अपना हो जाता है, पहले हम लोग मांगे काम चलाते हैं, लेकिन वो चीज़ जब हमें मिल जाती, मुझे लगता है कि अब ये मेरा हो गया है, अब इस पर किसी का अधिकार नहीं है, मैं जब चाहे इसका इस्तेमाल करूँ, रखूँ। तब इनको कब मिली थी इनकी पहली हॉकी? इनके बड़े भाई जब सेलेक्ट हो जाते हैं भारतीय कैंप के लिए, और अपनी पुरानी स्टिक इसके भाई ने इनको दे दी, तो इनको बहुत खुशी होती है, और इनको बहुत वो कीमती लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि इनके पास तो था नहीं पहले, तो इनको बहुत वो कीमती लगता है, क्योंकि वो उनकी अपनी थी। अब उनको मांगना नहीं पड़ेगा अपने साथियों से, ठीक है। आगे वो बोलते हैं, मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1885 में मणिपुर में खेली थी। इस लाइन को अंडरलाइन करिए। पूछा जा सकता है कि धनराज ने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी किस सन में खेली थी? तो 1985 में
मणिपुर में खेली थी। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। 16 साल देखिए कितनी कम उम्र होती है, पहले के लोग कम उम्र में ही अच्छा काम कर जाते थे। 16 साल की उम्र में ही देखिए इन्होंने 1985 में अपना राष्ट्रीय हॉकी गेम खेला था। देखने में दुबला पतला और देखने में कैसे थे वो, दुबले पतले थे और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, छोटे बच्चे जैसा उनका चेहरा था। ठीक है, अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। वो बचपन से ही बहुत तेज़ तर्रार थे, दुबले पतले होने के बाद भी उनका जो दबदबा था, उनका जो पावर था ना, लोग उससे भिड़ते नहीं थे, बहस नहीं करते थे, झगड़ा नहीं करते थे। वही वो बोलते हैं कि मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। जुझारू मतलब जूझ जाना किसी से, किसी भी छोटी बात पे। जैसे कोई आदमी है सरल सिंपल स्वभाव का है ना, तो आप उसको बोल के कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो जुझारू टाइप होते हैं, तुनक मिजाज टाइप होते हैं, उनको कोई कुछ बोल के नहीं जा सकता, क्योंकि वो पलट के जवाब देंगे या आपसे भिड़ जाएंगे। तो वही बोल रहे थे कि मैदान में भी जहाँ वो गेम खेलते थे वहाँ भी वो जुझारू थे, मतलब उनका स्वभाव ऐसा था, वो किसी की उल्टी सीधी बात नहीं सुनते थे। और मैदान के बाहर भी अपनी आम जिंदगी में भी वो ऐसे ही थे। ठीक, 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। 1986 की बात है, उनको सीनियर टीम में डाल दिया गया था ना। पहले वो जूनियर में खेलते थे, लेकिन अब वो सीनियर, अपने से बड़े सीनियर के टीम में चले जाते हैं 86 में। और अपना जो पैक होता है, जो उनका कपड़े लत्ते होते हैं, उसको ये बोल रहे हैं कि बोरिया बिस्तर बांधकर वो कहाँ चले आते हैं, मुंबई चले आते हैं। ठीक है, पहले वो मणिपुर में उन्होंने खेला था, फिर वहाँ से सीनियर टीम में जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं, उन्हें भेज दिया जाता है, तो अपना सारा सामान पैक करके वो मुंबई चले आते हैं। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। दोनों भाई मिल के, उनके बड़े भाई का क्या नाम है, रमेश, मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला, बहुत बेहतरीन खेल दिखाते हैं। हमने खूब धूम मचाई, हॉकी में उन्होंने खूब धूम मचाई थी। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर आया नहीं। ठीक है, उनको उम्मीद थी, उनको ऐसा लगा था कि मैंने बहुत अच्छा खेला है, तो 1988 में जो ओलंपिक होगा, नेशनल कैंप से उनको बुलावा आएगा। वो सोचते हैं कि मैंने अच्छा गेम खेला, अब मुझे क्या होगा, ओलंपिक में खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन पर ऐसा होता नहीं है, बुलावा नहीं आता। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था ना, 97 खिलाड़ियों की लिस्ट बनी थी, उसमें भी इनका नाम नहीं होता है। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बोलते हैं कि एक साल बाद ही उसके ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। गेम है ये, ठीक है। तब से लेकर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे साथ पीछे क्या हुआ, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है, आगे ही वो देखते हैं। इसके बाद विनीता फिर पूछती हैं साक्षात्कार लेने वाली, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा था ना, स्टूडेंट लाइफ, आप जब विद्यालय में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तो आपका जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो धनराज क्या बोलते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी मतलब क्या होता है बच्चों, पिछड़ा हुआ, फिसड्डी। कठिन शब्दों को अर्थ को भी लिखते जाएंगे, फिसड्डी, ठीक है। फिसड्डी मतलब होता है पिछड़ा हुआ, ठीक है, पिछड़ा हुआ। तो बोलते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, यानी पिछड़ा हुआ था, सबसे पीछे था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। 10वीं के बाद बहुत कठिन हो जाते हैं सारी चीज़ें। तो वही वो बोलते हैं कि 10वीं तक क्या हो गया, मामला कठिन था। एक बात कहूँ, वो बोलते हैं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। वो
उनको अपने पढ़ाई पे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं खिलाड़ी नहीं होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती, क्योंकि उनको लगता था कि वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। होता भी है, सब बच्चों की IQ जो बुद्धि होती है, बुद्धि लगती एक जैसी नहीं होती। बहुत बच्चे पढ़ाई में आगे न जाके खेल में आगे जाके कुछ अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो वही वो बोलते हैं कि एक बात कहूँ, अगर खिलाड़ी में ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। अगर मैं बैचलर ऑफ साइंस आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, हंसते हुए बोलते हैं। इंटरव्यू में ऐसे ही तो बातचीत होता है। वो बोलते हैं कि भले ही, ठीक है, वो बोलते हैं कि ठीक है, वो बोलते हैं मैं बैचलर ऑफ साइंस ना, बैचलर आर्ट भले ही ना हो, लेकिन वो गर्व से कह सकता हूँ कि बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। जब ग्रेजुएशन जो होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है, जैसे BA होता है, तो वैसे ही हॉकी में इन्होंने बैचलर किया था। ये बोल सकते कि मैंने साइंस BA नहीं किया है, साइंस से BA नहीं किया है, लेकिन मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी मैंने किया है, ठीक है। हंसते हुए बोलते हैं, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। और उनकी शादी के लिए अगर बातचीत होती है तो वहाँ आप बोल सकते हैं कि मास्टर ऑफ हॉकी, ये हॉकी में मास्टर इन्होंने किया है। विनीता क्या पूछती हैं, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? अब देखो ये अपनी टॉपिक पे आ गई ना। इनका स्वभाव वैसे ही चिड़चिड़ा था, फेमस हो चुके थे कि ये बहुत तुनुक मिजाज है, चिड़चिड़े टाइप के हैं। तो विनीता पूछती हैं, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। आक्रामक मतलब अपना आपा खो देना और तोड़ फोड़ करने लगना ना। बहुत लोग होते हैं कि गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है, अगर गुस्सा आ जाता है तो वो अपने आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं, बस तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। तो वही बोलती हैं कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज क्या बोलते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। वो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते थे, मतलब लगता था कि मेरी कोई सुरक्षा नहीं करता ना, जैसे उनको हमेशा डर लगा रहता था। अपने आप को बचपन में बहुत असुरक्षित वो महसूस करते थे। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं। होता है जनरली बच्चों में क्या होता है कि जब वो बचपन में देखते हैं कि मेरे घर से ही जो स्थितियाँ पैदा होती हैं वो बच्चों के दिमाग में बैठते जाती हैं, और वहीं से वो उसके व्यवहार में वो चीज़ें आने लगती हैं ना। अगर कभी कभी आपने किसी बच्चे को देखा होगा, बहुत सारी दिक्कतें वो झेल रहे हैं, घर में खाने को नहीं है और झगड़े हो रहे हैं घर में माता पिता में, तो उनका असर बच्चों पे धीरे धीरे पड़ता रहता है। लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको दिमाग हमेशा अपना पढ़ाई में लगाना चाहिए, और इसीलिए बोला जाता है बच्चों को एक अच्छा माहौल देना चाहिए। तो बचपन में ही उन्होंने देखा था कि उनकी माँ को बहुत संघर्ष करना पड़ा था, उनको पालने पोसने में, उनको बड़ा करने में, सारे भाइयों बहनों को। तो वही बोलते हैं मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, मेरे चिड़चिड़े होने के पीछे एक वजह नहीं बहुत सारी वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। बिना लाग लपेट वाला आदमी, मैं खुला हूँ, जो बोलता हूँ साफ सुथरा बोलता हूँ, कोई उसमें लाग लपेट मतलब बिना इधर उधर लपेट के ना, बिना मक्खन मलाई लगाए, मैं जो बोलता हूँ साफ बोलता हूँ, सफा बोलता हूँ। कहने का मतलब ये है, मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ। देखो वो आगे बोल भी रहे हैं, जो उनके मन में आता है वो सीधे सीधे कह देते हैं, और बाद में कोई पछतावा भी नहीं पड़ता। बहुत लोग होते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन सामने वाले कहने में हिचकिचाते, ये बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। जो गलत है गलत बोलते थे, सही है सही बोलते थे। इनके मन में जो होता था वो सामने वाले को बोल देते थे, ना देखते थे कि वो बड़ा है, वो क्या सोचेंगे। किसी से कोई डर और कोई भय नहीं, ठीक। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवारों की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। कितनी सही बात ये बोल रहे हैं कि मुझे अपने गुस्सा रोका नहीं जाता। होता है बहुत लोग अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, बोलते हैं कि दूसरों को उकसाने में मज़ा आता है। दूसरे लोग अगर शांत है, किसी चीज़ से डर रहे हैं, तो उसको ये हौसला देते हैं, समझाते हैं और उकसाते हैं कि तुम बोलो,
गलत के खिलाफ बोलो, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको उकसाते हैं ये, अब बताते हैं कि मुझे हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के लिए ज़िंदगी में जूझना पड़ा है, तकलीफ़ उठानी पड़ी है, हर चीज़ के लिए इनको मजबूर होना पड़ा है, जिससे ये क्या हो गया, चिड़चिड़े स्वभाव हो गया। साथ में भावुक इंसान भी है ना, इनके अंदर भी फीलिंग है, भावुक ना, किसी की तकलीफ में इनसे देखा नहीं जाता ना। अपने दोस्त और परिवारों की बहुत कद्र करते हैं, अपने दोस्तों की कद्र करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली में सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है। जब ये गलती कर देते हैं तो ये माफ़ी भी मांगते हैं, कोई इनको शर्म नहीं महसूस होती। अब देखो विनीता क्या पूछती हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। तो क्या बोलते हैं ये, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभाले रखने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। वो किसकी तारीफ़ कर रहे हैं, माँ की कर रहे हैं। माँ के बहुत वो करीब हैं, वो कहीं भी होते हैं तो अपनी माँ से बात ज़रूर करते हैं, चाहे वो विदेश में हो चाहे भारत में। और उनकी एक भाभी है जिनका नाम क्या है, उनसे भी वो बात करते हैं, ठीक है, कविता नाम है, उनसे भी वो बात करते हैं और उनको भी माँ के समान मानते हैं। वनीता आगे क्या पूछती हैं, विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली ना। जो कृत्रिम होता है, नेचुरल घास नहीं है ये ना, जो एस्ट्रोटर्फ उसको बोलते हैं ना, जो आर्टिफिशियल घास होता है, उस पर पूछते हैं कि आपने हॉकी कब खेली। तो धनराज क्या बोलते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास, कृत्रिम बोलते हैं अननेचुरल को, कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में यानी 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कॉर्बलो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे ना। सोमैया और जोक्विम कार्बलो ये नाम है विदेशियों का। वो लोग क्या करते हैं, इनको एक कोने में ले जाके कृत्रिम घास पे खेलने का तरीका बता रहे थे, ठीक है। और जब वे बताने लगे हुए थे तो मैं झुक कर उस मैदान को छू रहा था। जब वो बता रहे थे लेकिन वो क्या कर रहे थे, झुक के उस मैदान को छू रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। साइंस देखने में जैसे लगता है कि वो नेचुरल घास है, लेकिन वो नेचुरल घास नहीं होता, वो आर्टिफिशियल होता है, उसको बनाया जा सकता है। लेकिन उनको विश्वास ही नहीं होता है कि विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि नकली घास भी उगा दिया है, इनको विश्वास नहीं हो रहा था। विनीता आगे पूछती है, हर युवक का सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, आपके पास अपनी पहली कार कब आई। विनीता पूछती है कि हर युवक का सपना होता है कि अपनी एक कार हो, तो आपके पास अपनी कार कब आई। धनराज इस पे क्या बोलते हैं, मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमांडा थी जो मुझे मेरे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तभी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी, ठीक है। आगे क्या है, मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी पहली तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, जो भी थोड़ा बहुत कमाया था उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। ये कार का नाम बताते हैं। इनको क्या था कि
एक बार ये लोकल ट्रेन में जाते हैं और किसी फोटोग्राफर ने इनकी तस्वीर खींच के वायरल कर दी कि इतना मशहूर खिलाड़ी और लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा है। लेकिन ये बताते हैं कि मैं क्या करता, मेरे पास जो भी कमाई हुई मेहनत की पैसे थे उससे इन्होंने घर चला रहे थे, परिवार का खर्चा उठा रहे थे, माँ को पैसे भेज रहे थे और बहन की शादी करवाई। लेकिन ये सब करने के बाद सन 2000 में इनके पास कुछ पैसा इकट्ठा होता है, तब इन्होंने एक फोर्ड आइकन नामक एक कार खरीदा, ठीक है, और ये इनकी मेहनत की कमाई का ये कार था। अब वनीता बोलती हैं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है, हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला। तो धनराज क्या बोलते हैं, कुछ रुपए इनाम मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई उनकी हुई थी उससे मैंने 1994 में पुणे में भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम एक छोटा सा फ्लैट खरीदा, ठीक है। घर छोटा जरूर था पर हम सबके लिए काफ़ी था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया था मुंबई में। वह ऐसा घर था जिसको खरीदने की मेरी खुद हैसियत नहीं थी। उनको मुंबई सरकार ने एक फ्लैट दिया था, लेकिन वही बोलते कि मुझे इसके खरीदने की हैसियत नहीं थी। वनीता आगे क्या बोलती हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है, आखिरी प्रश्न है उनका। फिर वो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा। जब राष्ट्रपति से मिलने पर यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं, हॉकी ही है जिसके चलते यह जगह प्रतिष्ठा मिली, ठीक है। वो पूछती हैं कि सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठने में आपको कैसा लगता है, तो वही बोलते हैं कि यही एक मंच है जहाँ पे हमें प्रसिद्धि मिलती है। तो बच्चों इस चैप्टर हम लोग आज का ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।